बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करेंगे वो है ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन में बढ़ते हुए प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से। बच्चे इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने जनवरी में अपनी एप्लीकेशन पुट इन की थी और आज 5 से 6 महीने गुजरने के बाद यानी कि जून के अंदर भी उनके रिप्लाइज़ नहीं आए। मैं उन तमाम बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से ये एप्लीकेशंस में डिलेज़ आएँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2 साल कोरोना वायरस की वजह से बच्चों ने एप्लीकेशन लॉग्ड इन नहीं की। जनवरी के अंदर इस साल 2022 में बच्चों ने एप्लीकेशन इकट्ठी जमा करवाई और वो क्यू बढ़ गया। हुआ ये कि आज 5 से 6 महीने बाद डिसीजंस आना शुरू हुए हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ज़ाहिर है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो एक नॉर्मल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। आम तौर पे नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर आप देखें तो वो ज़ाहिर है वीज़ा एप्लीकेशंस आती जाती हैं और उसके डिसीजन साथ साथ चलते जाते हैं। लेकिन अगर 2 साल एप्लीकेशंस आप होल्ड रखेंगे और इकट्ठी जनवरी में उसको पुट इन कर लेंगे तो ज़ाहिर है उसका टाइम भी लगेगा, उनको भी टाइम चाहिए और कैपेसिटी वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िल वक्त जो है हमें इस हवाले से थोड़ा वेट करना पड़ेगा और साथ के साथ आपको डिसीजन आते जाएंगे। नंबर 2, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। आपने ये भी जहन में रखना है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लॉग्ड इन हुई हुई है, आपने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल बाकायदा तौर पे स्टडी नहीं किया या आपके कंसल्टेंट ने आपको नहीं बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, या अगर उन्होंने बताया और आपने अपलोड नहीं किए या आपके कंसल्टेंट ने खुद अपलोड नहीं किए, तब भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन डिले का शिकार हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो है डबल इन्फॉर्मेशन। होता ये है कि बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी एक ही क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए डबल इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको COE अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल इन कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप COE का नंबर दे देते हैं, आपको उसके अलावा COE अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ COE अपलोड कर देते हैं बल्कि ऑफ़र लेटर भी साथ अपलोड कर देते हैं। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन गौर से पढ़ें तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने ऑफ़र लेटर अपलोड नहीं करना। वो ज़रूरी नहीं है, जब आप अपलोड करेंगे वो अननेसेसरी डिलेज़ की तरफ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने जो भी क्लेम के लिए एविडेंस देना है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात होता ये है कि बच्चे एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो कहीं पे जॉब कर रहे थे, मिसाल के तौर पे उसका एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन लेटर देते हैं, लेकिन देने के बावजूद वो इनकम्प्लीट होता है। देखें, आपने इसको आपने एज ए मिसाल अपने जहन में जो है वो रखना है कि मिसाल के तौर पे आप उनको एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन लेटर दे रहे हैं और साथ आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट का नाम विजिबल है प्रॉपरली। नंबर 2, कि आपका जो कंटेंट है लेटर का वो कंप्लीट है कि नहीं, जैसा कि आप क्या काम कर रहे थे, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप कब से काम कर रहे थे, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, इसके अलावा एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, सिग्नेटरी कौन है और सिग्नेटरी का कॉन्टैक्ट नंबर या उनका ईमेल एड्रेस अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो ये एक इनकम्प्लीट एविडेंस है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अननेसेसरी डिलेज़ की तरफ जाएंगी। आप इसी मिसाल को जो है वो सामने रखें कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन दे दिया है तो ये काफ़ी नहीं है। आपने अगर उनको बताना है कि आपकी इतनी पे थी, लेट अस सपोज आपकी 25,000 रुपये पे थी, तो आप उनको पे स्लिप्स प्रोवाइड करें और उनको ये दिखाएं कि आपकी ये पे किस मीडियम के थ्रू आपके पास आ रही थी। कैश आया, आप कैश में ले रहे थे या बैंक में ले रहे थे, और अगर आप बैंक में ले रहे हैं तो आपने उसका भी एविडेंस देना है उनको। आप अपनी सैलरी की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें, और अगर आप कैश में ले रहे थे तो आपके पास एक रीज़नेबल जो है वो रीज़न होना चाहिए कि मैं इस वजह से कैश में ले रहा था और मेरी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है, लेट अस सपोज कि वो 25,000 रुपये तक बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। नंबर 6 पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो है रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आमतौर पे होता ये है कि अगर वीज़ा ऑफिसर को किसी चीज़ की मज़ीद ज़रूरत हो, वो S56 रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन की कम्युनिकेशन आपके साथ करता है और ये कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की जाती है। आमतौर पे आपकी ईमेल के थ्रू आपको एक लेटर रिसीव होता है जिसमें वीज़ा ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मुझे मज़ीद मालूमात दीजिए ताकि मैं आपकी एप्लीकेशन में डिसीजन कर सकूँ।
तो रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आती है तो आपने बड़े गौर से वो लेटर पढ़ना है और आपने जो एविडेंस प्रोवाइड करना है वो अकॉर्डिंग टू दैट लेटर होना चाहिए। अगेन वो वही बातें जो मैंने प्रीवियसली अभी कही हैं कि वो कंप्लीट होना चाहिए और वो सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल से मुराद ये है कि जो मांगा है वही रेलिवेंसी होनी चाहिए, आपने वही चीज़ उनको प्रोवाइड की हुई हो। नंबर 7 पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, आमतौर पे होता ये है कि बच्चों की क्लासेस 5वें महीने जाके स्टार्ट हो रही हैं और आप एप्लीकेशन आज डाल रहे हैं। ये काम आप मत करें। आप जब वीज़ा एप्लीकेशन लॉग इन करेंगे, अव्वल तो वो आपको वहीं पे ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप 4 मंथ से पहले अपनी एप्लीकेशन मत डालें। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन लॉग इन कर रहे हैं तो आपने फिर इस बात का ध्यान रखना है। फिर ज़ाहिर है आपकी एप्लीकेशन डिले भी होगी। और वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस करता है, यानी कि जिनकी क्लासेस पहले उनको पहले डिसीजंस आएंगे, जिनके क्लासेस बाद में हैं उनको बाद में डिसीजंस आएंगे। कहने का मकसद ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन डिले होगी। पॉइंट नंबर 8 जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये इन्फॉर्मेशन है कि एडिलेड से स्टूडेंट सेंटर जो है वो पर्थ की तरफ मूव हो रहा है, इसकी कैपेसिटी को इन्हेंस किया जा रहा है। तो जाहिर है कुछ बेहतरी आएगी और लेकिन अल्टीमेटली आने वाले दिनों के अंदर ऑब्वियसली वो टाइम फ्रेम वापस उसी टाइम फ्रेम में आ जाएगा जो कि 2017, 18, 19 में था। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सारे मामला इससे रिजॉल्व भी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो है अनमैच्ड एविडेंस। होता ये है कि आप क्लेम उसको कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप उसको कहते हैं कि मेरी 9 मिलियन की आमदनी है, लेकिन आप उनको एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 6 मिलियन है, 5 मिलियन है, और वो भी इनकन्क्लूसिव है, मैच्ड नहीं है, आपकी क्लेम के साथ वो मैच नहीं कर रहा है। तो वीज़ा ऑफिसर को परेशानी का सामना होगा, आपकी एप्लीकेशन डिले भी होगी, बल्कि इनफैक्ट रिफ्यूज़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ से अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 10 जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा वो है इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है। देखें, वो तमाम चीज़ें जो कि वीज़ा ऑफिसर आपसे नहीं मांग रहा, आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल देखें और अगर आप वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनफ है। लेकिन आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इररेलेवेंट है, आपकी फ़ाइल के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने सोर्स ऑफ इनकम अपने वालिदैन का तो देना है, लेकिन आप अपने चाचू का, अपने ताया अबू का, इन सब की इन्फॉर्मेशन आप बीच में इंक्लूड मत करें। ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये अननेसेसरी डिलेज़ की तरफ जाती है और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इवन रिफ्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे आप अपने केस को, उतना ही आपके लिए नुकसानदेह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से मैं यहाँ पे समझा पाया हूँ। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम प्रोफेशनल है और वो इस चीज़ को बखूबी हैंडल कर सकती है। हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लिंक पे भी मौजूद है, प्लस यूट्यूब के चैनल डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप हमसे रब्ता करें और अपनी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन की सक्सेस रेट को बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें, जिससे आपके ना सिर्फ आपके एप्लीकेशंस में फ़ायदा होगा बल्कि आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और तमाम उन लोगों के एप्लीकेशंस में भी फ़ायदा होगा जो कि स्टडी वीज़ा के हवाले से ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या कनाडा के हवाले से स्टडी करना चाहते हैं या अपनी एप्लीकेशन को लॉग इन करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।